तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को 3 डेफिनेशन पिछली ही वीडियो में लिखवा दी थी और बाकी के आपको फोटो सेंड कर दिए थे, आप लोगों ने उतार ली होंगी। उन डेफिनेशंस को पढ़ लेना है और समझ लेना है। उन डेफिनेशंस की कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि वैद्युतधारा तक तो मैंने करवा दिया था। ऊष्मागतिकी ताप, तो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं, है ना। अगर कोई भी चीज इन तीनों डेफिनेशन में समझ में नहीं आई हो तो उस चीज को आप उस शब्द को मार्क करके और आप मेरे पास फोटो सेंड कर देंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी तीनों डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है, आपको ये वाला पेज देख रहे होंगे सभी ने, जिसने मैंने फोटो सेंड किए थे जिस बच्चे को, उसने ये वाला टॉपिक देख रखा होगा और उतारा होगा। टॉपिक है मात्रक एवं मापन। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो मात्रकों के बारे में मैंने पहले ही बता रखा, आपको राशियां भी समझा रखी हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बड़ा कर लेते हैं हम कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि क्या हुआ था। बहुत समय पहले अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च करते थे। एक बात बताओ, हमेशा से कभी भी और सारे देश अब तो एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम फॉरेन जा सकते हैं, मतलब फॉरेन का मतलब दूसरे देश जा सकते हैं, वहां के लोग हमारे देश में आ सकते हैं। पहले क्या होता था, सभी देश के वैज्ञानिक अपनी अपनी रिसर्च करते थे। उनके अपने अपने मापने मतलब नापने के, मापन और नापने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उनके अपने अपने नापने के तरीके होते थे। कोई 1 मीटर को कितना बड़ा मानता था, कोई 1 मीटर को बहुत बड़ा मानता था, कोई मीटर में ही नहीं नापता था, कोई किसी और चीज में, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलोमीटर में, तो कोई 10 किलोमीटर। मतलब अपना अपना नापने का एक अलग तरीका होता था। तो इससे क्या हुआ, बहुत परेशानियों की शुरुआत हो गई। कैसे? जब दो देश एक साथ मिलकर काम करने लगे तो इस देश के वैज्ञानिक और उस देश के वैज्ञानिक अगर मिले और उन्होंने साथ में किसी प्रयोग को करा तो दोनों लोग अलग अलग मात्रकों का यूज करेंगे। अब आप इस बात को खुद समझ सकते हैं, अगर दो देश अलग अलग मात्रकों का उपयोग करेंगे तो क्या वह चीज सही हो सकती है? उन लोगों को बहुत परेशानी होगी एक दूसरे को समझने में। तो इसके लिए क्या किया गया था कि एक कॉन्सेप्ट रखा गया था कि भी पूरी ब्रह्मांड, यानी सॉरी गलत किया गया ना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी एक जैसी चीजों को यूज करें, जिससे क्या हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो चीजों को नापने में। तो उसे कहते हैं हम पद्धति। यानी अगर हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, तो हम उस पद्धति का कार्य करते हैं। तो पद्धति दी गई, पद्धति टोटल कितने प्रकार की दी गई हमें? 3 प्रकार की। वैसे तो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है, आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल उन चीजों को समझा देता हूँ। 3 पद्धतियां दी गई। कौन कौन सी 3 पद्धतियां दी गई आपको? MKS, CGS और FPS। पहली कौन सी थी? MK, छोटा लिख रहा हूं शायद, MKS, CGS, FPS। MKS, CGS, FPS। बच्चे कंफ्यूज हैं भाई, क्या चीजें होती हैं ये? क्या है MKS, क्या है CGS, क्या है FPS? तो कहने का टोटल मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 पद्धतियां थी। तो वैज्ञानिक एक दूसरे से कहते थे भाई ऐसा है, कोई सी भी एक चुन लो, ये या फिर ये, इसी में हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। यानी कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग थे, अगर वो मिलकर के किसी काम को करते थे, ये एक समझाने का आपको तरीका बता रहा हूं। तो वो क्या कहते थे कि भाई ये 3 चीजें हमें दे रखी, इनमें से कोई एक चीज चुन लें आप, और हम सभी क्या करेंगे, उसी से मिलकर के काम करेंगे, उसके अलावा किसी चीज को नहीं चुनेंगे। अब इन तीनों से हटकर अगर आप कोई चीज लाएंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगी। तो पूरे वर्ल्ड को इन 3 पद्धतियों को दिया गया था। पहली थी MKS, फिर CGS और फिर FPS। लेकिन अब इस MKS का मतलब क्या होता है, CGS का मतलब क्या होता है, FPS का क्या मतलब होता है, इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चीज होती है MKS। M का मतलब होता है मीटर। क्या होता है भाई? मीटर। कैसे? MKS, CGS कैसे होता है आपका? किलोग्राम। S से होता है आपका सेकंड, ठीक है भाई। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। क्या है मीटर, क्या है किलोग्राम, क्या है सेकंड? तो आपका लंबाई जो नापी जाएगी मीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान को किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में नापा जाएगा, और समय को सेकंड में नापा जाएगा। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। अब फिर आता है कि CGS क्या है, तो सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। हेडिंग समझ में नहीं आ रही हो तो बता देना व्हाट्सएप पर। एफ से फीट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। अब समझाते हैं भाई क्या है फुट, क्या है पाउंड और क्या है सेकेंड। ठीक है, पहले तो आप इतना समझें, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। ये कौन सी प्रणाली हुई हमारी? सीजीएस। एमकेएस आपने डिस्कस कर ली। सीजीएस क्या कहती है कि सी से तो सेंटीमीटर है और जी से ग्राम है और एस से क्या है? सेकंड है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। अब बात आती है एफपीएस। ये आपके सारे ही सुने हुए होंगे, आपने मीटर भी सुन रखा है, किलोग्राम भी सुन रखा है, सेकंड भी सुन रखा है, सेंटीमीटर भी सुन रखा है, ग्राम भी और सेकंड भी। फिट शायद कुछ कम बच्चों ने सुना होगा। तो फिट जो होता है ये भी लंबाई का मात्रक होता है, लेकिन जनरली क्या होता है इसे अधिकतर जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है उसमें यूज किया जाता है ना। लंबाई भी तो हम फीट में नापते हैं अपनी, हम कितने फीट के हैं, नापते हैं नहीं नापते हैं। और फिर तीसरी चीज क्या आती है, एक फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, एक फीट में 12 इंच होते हैं। अब आता है पी से पाउंड। पाउंड शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। फिलहाल आप लोगों को एक चीज, अगर कोई भी, अगर आप लड़की हैं तो आप मम्मी के साथ अगर कभी ऊन खरीदने गई होंगी स्वेटर वगैरह बुनने के लिए, तो आप कभी भी ऊन को पाउंड में ही खरीदेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हमें 1 किलो ऊन दे दो या 200 ग्राम ऊन दे दो। ऊन को अधिकतर, मेरी जहां तक नॉलेज है, पाउंड में ही खरीदा जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, द्रव्यमान का यानी भार का एक मात्रक होता है। क्या चीज? पाउंड। अच्छा, तीसरी चीज आती है सेकंड। सेकंड देखो तीनों में ही कॉमन है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों ही प्रणाली समझ में आ गई होंगी। इन प्रणालियों का यूज क्यों हुआ था? ताकि किसी भी इस देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में परेशानी ना पड़े चीजों को नापने में, इसलिए इन प्रणालियों को यूज किया गया और इन प्रणालियों को नाम क्या दिया गया? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तीनों ही प्रणालियों का यूज किस लिए होता है? ताकि किसी को परेशानी ना हो। अच्छा, अब अगले लेक्चर की ओर चलते हैं। एसआई। देखो हमने जितने भी मात्रकों की डेफिनेशन लिखी है वो सारे एसआई प्रणाली के हैं। ठीक है, बच्चों ये जितनी भी मैंने आपको सारणियां लिखवाई हैं, इन सारणियों को मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सिर्फ इसलिए लिखवा दी थी ताकि आपको पता चल जाए। कुछ भी आपको केवल एक बार सिर्फ पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है। पढ़ के जितना समझ में आ जाए उतना समझना है। इनका कोई यूज नहीं है ये, बल्कि आपको जितनी भी चीजें दे रखी हैं कि प्रोटॉन का माप क्या होता है, परमाणु नाभिक की माप क्या होती है, आकार क्या होता है, अरे बच्चों की माप, ये लड़की ने गलत कर रखा है, ये आमाप नहीं होता, माप होता है। आप लोग प्लीज ठीक कर लेना, और अगली बार से मैं फोटो खींचूंगा तो मैं ये भी पढ़ के खींचूंगा कि वो चीज गलत तो नहीं हुई, गलत तो हुई भी नहीं लिखी है। ठीक है, अगली बार से। फिलहाल इस बार जो हो गया है ये आमाप नहीं है, केवल माप है। जहां जहां पर आ लिखा हो आप उसे काट दें। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको केवल नोट करनी है, इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, ना ही कुछ समझना है बहुत ज्यादा। जो समझने वाली चीजें होंगी मैं आपको खुद बता दूंगा। अगला मेन टॉपिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यथार्थता क्या होती है, यंत्रों की त्रुटि, परिशुद्धता एवं मापन। देख लें आप लोग, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि, ये तीनों ही क्या चीजें होती हैं, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, देखो पहली चीज आती है यथार्थता, सामर्थ्य। सामर्थ्य और यथार्थता क्या होती है, और मापन में त्रुटि क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, इन चीजों के बारे में नहीं जानते हम। हाँ, तो हम जानते हैं किसके बारे में, यथार्थता वगैरह के बारे में, और उसे जो है हम यथार्थता, सामर्थ्य वगैरह को हम इस तराजू की सहायता से नापेंगे। अब ये तराजू क्या होता है, जो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं कभी को सामान लेने, तो अगर उसके पास इलेक्ट्रिक वाला तराजू होता है तो ये वही तराजू है। ठीक है, शायद यहाँ पर एक प्लेट भी रखी हुई होती है, इतनी बेकार तो नहीं, थोड़ी अच्छी सी है ना, तो फिलहाल अब अच्छी हो गई है। तो इस प्लेट पे जो होता है सामान रखता है। तो इस तराजू से हम कैसे समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यथार्थता क्या होती है और सामर्थ्य क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, शुद्धता क्या होती है, त्रुटि क्या होती है, ये सब कुछ बताएगा आपको।
कैसे बताएगा, देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस तराजू को हम ज्यादा से ज्यादा, इस तराजू से हम 100 किलोग्राम की वस्तु को नाप सकते हैं, किसे, 100 किलोग्राम की वस्तु को नाप सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा आपको, सामर्थ्य, ठीक है। सबसे पहले हम सामर्थ्य के बारे में जानेंगे। तो ये जो है मैक्सिमम 100 किलोग्राम तक नाप सकता है और कम से कम 1 ग्राम तक नाप सकता है। कम से कम कितने, 1 ग्राम तक, यानी कि इससे अगर हम ज्यादा से ज्यादा वजन करना चाहें तो 100 किलोग्राम तक नाप सकते हैं, और अगर बहुत कम वजन करना चाहें तो सिर्फ 1 ग्राम नाप सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। तो सामर्थ्य क्या कहलाता है कि अगर हम इससे 100 किलोग्राम से अधिक वस्तु को नापें, अगर मैं इस पर 105 किलोग्राम की कोई वस्तु रख दूं तो क्या ये मुझे नाप के बताएगा ये 105 किलोग्राम की है? नहीं भाई, इसका मीटर 100 पर डाउन पड़ जाएगा, 100 के आगे वो मीटर बढ़ ही नहीं सकता। तो इसकी सामर्थ्य जो हुई, सामर्थ्य का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी पावरफुल है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकती है। जैसे कि अगर मैं स्वयं तुमसे ये कहूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम उठा सकता हूं, तो अगर 101 किलोग्राम की वस्तु मेरे हाथों में रख दी जाए तो क्या मैं खड़ा रह पाऊंगा? उस वस्तु को छोड़ दूंगा, नीचे गिर जाएगी। तो मेरी सामर्थ्य यानी कि मेरी पावर, मेरी शक्ति कितनी होगी? 100 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम तक, यानी कि अगर मैं वाट में निकालूं, शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर उदाहरण के लिए ये मान सकते हैं कि मैं जो है मैक्सिमम यानी अधिकतम केवल 100 किलोग्राम की वस्तु ही उठा सकता हूं। यदि उससे अधिक भार की वस्तु मेरे हाथों पर रखी गई तो उस वस्तु को मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है, यानी मेरी शक्ति इतनी नहीं है। तो सामर्थ्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु मैक्सिमम कितना कार्य कर सकती है, वह उसकी क्या कहलाती है? सामर्थ्य। अगर आप उसके सामर्थ्य से ज्यादा अगर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी वो नष्ट हो जाएगी, या वह काम करना बंद कर देगी। यही तो होता है, हम कहते हैं कि भाई मतलब जैसे कोई भी चीज होती है, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको हिंदी में वर्ड बोलूं, औकात से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या पेट में जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत हो जाएगी। तो कोई भी चीज होती है, किसी की, हर ब्रह्मांड में हर वस्तु की कुछ ना कुछ सामर्थ्य होती है, उसकी सामर्थ्य कुछ ना कुछ जरूर होगी, जिससे अधिक अगर आप उसे यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका किसी न किसी वर्ग के लिए एक निश्चित सामर्थ्यता जरूर होती है, सही है। अगर मैं आपको 2 किलोग्राम का वाट ला के दूं और मैं आपसे कहूं किसी तराजू से आप 3 किलोग्राम चीज को नाप ले, तो क्या आप नाप सकते हैं? बाट तो आपके पास 2 किलोग्राम का है, और मैं ये कहूँ 3 किलोग्राम नाप दो, तो कैसे नाप दोगे भाई? नहीं नाप सकते ना। तो किसी तराजू से हम अगर 2 किलोग्राम का बाट है तो केवल 2 किलोग्राम वजन नाप सकते हैं, तो यानी कि उसकी सामर्थ्य कितनी हुई? 2 किलोग्राम। ये तो बात आती है सामर्थ्य की। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सामर्थ्य अच्छे समझ में आ गए होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं एक बार और आप लोगों को डीपली समझा दूंगा। अच्छा, फिर आती है एक चीज और, यथार्थता। यथार्थता, बिल्कुल। यथार्थता क्या चीज होती है? मैंने आपको ये तो बताया कि ये 100 किलोग्राम तक नाप सकती है और मिनिमम 1 ग्राम तक नाप सकती है। तो इसकी यथार्थता क्या होगी और इसकी सामर्थ्य भी क्या होगी? सामर्थ्य और यथार्थता अप्रोक्सीमेटली हम एक कह सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे लगभग हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें एक जैसी ही होती हैं। देखो, इसकी यथार्थता ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 100 किलोग्राम। यथार्थता यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना नाप सकती है? 100 किलोग्राम। और कम से कम कितना नाप सकती है? अगर हम इसे देखें तो 1 ग्राम। 1 ग्राम से कम ये नहीं नाप सकती। अगर मैं इस पर कोई मिलीग्राम, सुना होगा आप लोगों ने, mg, बहुत सारी चीजों में मिलीग्राम चलता है। सोना जो खरीदते हैं कभी ग्राम में नहीं, मतलब सोने को हमेशा मिलीग्राम में खरीदा जाता है, बल्कि मिलीग्राम का भी 10वां भाग तक का होता है उसका, है ना। तो अगर मैं इस पर 1 ग्राम से कम वस्तु रखूं तो क्या ये मुझे नाप के बताएगा 1 ग्राम से कम वस्तु को? इस मीटर में 1 ग्राम से कम का 1 ग्राम से कम का आइकॉन नहीं आएगा, और उसे क्या कहते हैं? रीडिंग। इसमें 1 ग्राम से कम की रीडिंग आ ही नहीं सकती,
क्योंकि उसे सेट ही इस तरीके से किया गया है कि वह 1 से लेकर केवल 100 किलोग्राम तक वस्तु को नाप सके। तो इसकी यथार्थता क्या है? इसकी यथार्थता केवल कम से कम ये 1 ग्राम ही नाप सकता है। किसी भी चीज को ये कम से कम 1 ग्राम ही नाप सकता है, यही इसकी यथार्थता है। अब बात आती है फिर त्रुटि इसमें कहां से आ गई? तो कोई भी चीज अगर ये 1 ग्राम तक सही नाप सकता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर हम इसे 1 ग्राम से कम की वस्तु नापेंगे, ठीक, तो ये उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि कर देगा। त्रुटि का मतलब क्या होता है? मिस्टेक कर देगा। आपको एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं त्रुटि के बारे में। 1 मिनट पहले अगर आप इसे उदाहरण के लिए समझने के लिए नोट करना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। हाँ स्टूडेंट्स, तो त्रुटि क्या होती है? त्रुटि एक गलती होती है जो भी किसी से भी हो सकती है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं आया जो कभी गलती नहीं करता हो, और अगर कोई चीज कभी गलती नहीं करती है तो ब्रह्मांड में नहीं आई। हर चीज कुछ ना कुछ गलती जरूर करती है अगर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है तो। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो कि सारी चीजें गलती करती हैं? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर सारी चीजें किसी चीज के लिए सामर्थ्य होती हैं, अगर सारी चीजें किसी चीज के लिए सामर्थ्य होती हैं तो, और उस सामर्थ्य से हम उसे अधिक कार्य, तो मैं कैसे समझाऊं? यथार्थता भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? यथार्थता, है ना। तो यथार्थता में हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर 1 ग्राम है, अगर ये 1 ग्राम तक सही नाप सकता है और मैं इससे कम की वस्तु को अगर नापूंगा तो ये क्या करेगा? गलती करेगा। अब आप लोगों को एक चीज तो पता है, कोई भी चीज अगर ब्रह्मांड में है, उपस्थित, एग्जिस्ट का मतलब है उपस्थित है, तो उसकी एक यथार्थता जरूर होगी। यानी अगर हम उससे किसी भी प्रकार का वर्क ले रहे हैं तो उसकी एक यथार्थता जरूर होगी, और जैसे ही हम उसकी यथार्थता से कम कार्य करवाएंगे उससे, तो वो सॉरी यथार्थता से अधिक कार्य करवाएंगे उससे, तो वो क्या करेगा? गलती कर देगा। इसकी यथार्थता तो 1 ग्राम है, ये कम से कम 1 ग्राम नाप सकता है, और मैं इस पर 1 ग्राम से भी कम वस्तु को नापना चाहूं तो ये गलती करेगा? नहीं करेगा? स्वाभाविक सी बात है, करेगा। जिसकी यथार्थता 1 ग्राम है, अगर तुम उससे कम की वस्तु को नापोगे तो ये गलती तो करेगा वो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अगर उसे किसी प्रकार का कार्य करते हैं, उसकी जो कार्य करने की यथार्थता होती है, अगर उस यथार्थता से हम कर मतलब उस यथार्थता से उससे कर कम कार्य या अधिक कार्य करवाएं तो वो क्या करेगा? गलती करेगा। यानी कि यथार्थता अगर इसकी 100 किलोग्राम की थी, 100 किलोग्राम से ज्यादा भार को नापेंगे तब भी गलती करेगा, और 1 ग्राम से कम भार को नापेंगे तब भी गलती करेगा। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि कोई भी चीज की त्रुटि उसकी यथार्थता पर निर्भर करती है। उसकी यथार्थता उसकी त्रुटि को, मतलब उसकी त्रुटि जो होती है किसी न किसी कारण से यथार्थता के कारण ही उत्पन्न होती है। तो त्रुटि करने में यथार्थता का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि कोई भी बच्चा उतनी गलती करेगा जितना वो समझदार होगा, मतलब जितना सॉरी गलत कह गया ना, अगर वो जितना समझदार है उसकी समझदारी से ऊपर का अगर उसे कार्य दिया जाएगा तो वो गलती कर देगा, है ना। जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हैं और मैं आपको बीएससी की बुक ला करके दे दूं और आपसे कहूं पढ़ो, तो आप पढ़ तो लोगे, हो सकता है आप होशियार हो तो पढ़ लो, लेकिन गलतियां करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आप 12th क्लास में वो बुक मैंने आपको बीएससी की दे दी, आपकी यथार्थता तो 12th क्लास की, आपको पढ़ना बीएससी पढ़ रहा, तो सीधी सी बात है कि आप गलती जरूर करेंगे। अब आइंस्टीन तो हो नहीं जो पढ़ के दिखा दोगे। तो यथार्थता का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर उसकी यथार्थता से हम अधिक कार्य करेंगे तो वह त्रुटि कर देगा, यानी गलती को कर देगा। तो गलती त्रुटि यहाँ पर क्या बताती है, एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूँ। मापन समस्त प्रयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का मूल आधार है। यानी कि कोई भी चीज अगर हम नापेंगे, कोई भी कार्य हम करेंगे, कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें नापने की तो आवश्यकता बनेगी। बिना नापे कुछ हो ही नहीं सकता। बिना नापे हम पूरे दिन में कोई भी चीज को हम नाप के ही करते हैं। सोएंगे 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे नाप के सोते हैं। उठते हैं करेक्ट टाइम पर, समय देखकर उठते हैं, वो भी हमने नापा। उठने के बाद में गए, हमने टूथपेस्ट पे से टूथपेस्ट ऐसा तो नहीं एक बार में पूरा खाली कर दिया, नाप के लिया। उसके बाद में टूथपेस्ट किया, आए चाय में ऐसा थोड़ी नहीं पूरे डब्बा चीनी का डाल दिया, पूरा डब्बा पत्ती का डाल दिया, सारा दूध डाल दिया, नाप के कि 1 कप दूध डालना है, उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती है, जो भी जैसे भी आप लोग बनाते हो। तो पूरे दिन हम सारे ब्रह्मांड में जितनी भी भौतिकता है, यानी फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, बिना नाप के हम पढ़ ही नहीं सकते। पूरी फिजिक्स नापने पर ही डिपेंड करती है, हम बिना नापे फिजिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। तो नापने का कितना बड़ा रोल है फिजिक्स में, ये आप समझ गए होंगे।
तो मापन समस्त प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मूल आधार है। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है, यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। किसी भी निकाय की त्रुटि उसकी यथार्थता पर निर्भर करती है, जिनमें मापक यंत्रों को विभेदन या सीमा भी सम्मिलित होती है। जो मापक यंत्र विभेदन करने में अधिक सक्षम होता है उसकी यथार्थता अधिक होती है। मैंने आप लोगों को विभेदन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। बाकी चीजें तो आप लोग इसमें से याद कर लेंगे, समझ इसमें से लिया है, लेकिन विभेदन नहीं बताया आप लोगों को विभेदन क्या होता है। तो विभेदन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो ये क्या है, दो लाइन है, ठीक है, ये भी क्या है, दो लाइन है, सही है। मैं कहूं आपसे ये दो लाइन है, एक सेकंड, मैं आपसे कहूं मैंने आपसे कहा ये दो लाइन है, फिर आपसे कहा ये दो लाइन है, फिर आपसे कहा ये दो लाइन है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो दो लाइन है सारी। अब मैं आपसे कहूं इसे आप मतलब जहां से कैमरा लग रहा है, अगर आप सपोज यहाँ पर उपस्थित होते हो, मैं आपसे कहता इसे आप 50 मीटर दूर जाके देखो और फिर बताओ कितनी लाइनें हैं। और मतलब इत्तेफाक से या बदकिस्मती से आपके मेरे जैसे चश्मा लगा हुआ होता तो आप कैसे दो लाइनें बताते। आप कहते सर ये तो एक लाइन है, और बल्कि मैं तो बताऊं, मैं तो इन्हें भी दो लाइनें नहीं बता सकता इतनी दूर से 50 मीटर से, क्योंकि मैं उस चीज में सामर्थ्य नहीं हूँ। चश्मा उतारते ही मेरी सामर्थ्य घट जाती है, मेरी यथार्थता कम हो जाती है और मैं चीजों का विभेदन नहीं कर पाता। तो विभेदन का मतलब क्या होता है, दोनों चीजों को अलग अलग नाप लेना। यानी कि यहां पर हम अगर इन दोनों को अलग अलग देख करके समझ पा रहे हैं तो हम इसमें भेद कर पा रहे हैं। भेद का मतलब पहचानना, किसी भी चीज को हम पहचान पा रहे हैं, इसे अलग इसे अलग, इसमें भी इसे अलग पहचान पा रहे हैं, इसे अलग पहचान पा रहे हैं, इसे भी हम अभी अलग पहचान पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे आपको आपकी यथार्थता से दूर कर दूं, जहां पर आपकी यथार्थता नहीं पहुंच रही है, तो आप इसे दो नहीं कहोगे, आप कहोगे सर ये तो एक है, आप झूठ बोल रहे, दो नहीं है ये। तो क्या हुआ कि आपकी यथार्थता जब कम हुई तो आपने इसे दो नहीं माना, आपने इसे एक कह दिया, यानी कि आपकी विभेदन क्षमता खत्म हो गई। विभेदन क्षमता हमें किन्हीं भी दो वस्तुओं में अलग अलग भेद करना सिखाती है। यहां पर आपकी विभेदन क्षमता कम पड़ गई, और या यूं कह सकते हैं कि आप विभेद कर ही नहीं सकते इस चीज में, है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने कि विभेदन क्षमता क्या होती है। तो विभेदन क्षमता हमारे पास कहां से आती है, हमारे पास विभेदन क्षमता हमारी यथार्थता से आती है, क्योंकि यथार्थता ही हमें विभेद करने में मदद करती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जितना मेरी यथार्थता इस समय तो ठीक है, चश्मा उतार दिया, यथार्थता कम हो गई, और इन दोनों में विभेद करने में भी थोड़ा सा सक्षम नहीं रहा। तो यही कारण होता है कि हम लोग की यथार्थता जितनी ज्यादा हो और जितनी कम हो उसके अनुसार हम चीजों को भेद कर सकते हैं, उन दोनों में फर्क कर सकते हैं। अब आता है त्रुटियां, है ना। त्रुटियों के प्रकार, त्रुटि तो समझ लिया हमने, गलती किन किन कारणों से होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं, यथार्थता, विभेदन क्षमता वगैरह, है ना। अब चीज आती है कि त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं। तो त्रुटियों के प्रकार होते हैं आपके यंत्रगत त्रुटियां, प्रयोगात्मक त्रुटियां, अल्पतमांक में त्रुटि और एक सेकेंड, ये लड़की ने अल्पतमांक में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि वगैरह वगैरह बहुत सारी त्रुटियां हैं, वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यंत्रगत त्रुटियां क्या होती हैं। तो यंत्रगत त्रुटियां ये होती हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मिनट, हाँ, तो अगर मैं यंत्रगत त्रुटि के बारे में बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं आपको चाय बनानी है, और ये आपका पॉट है जिसमें आपको चाय बनानी है, इसमें आप क्या बनाएंगे भाई, सभी लोग इसमें चाय बनाने वाले हैं आज, और मैं आपसे कहूं इसमें चाय बनाओ, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, शायद मेरे हिसाब से सबसे पहले आप इसमें 1 कप दूध डालेंगे, है ना। दूध डालने के बाद में आधा कप पानी डालेंगे, आधा कप पानी डालने के बाद में
फिर इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच पत्ती डालेंगे और 2 चम्मच चीनी डालेंगे, तो चाय बन जाएगी, है ना, बहुत अच्छी चाय बनेगी। अब मैं आपसे ये कहूँगा भी आपको मैं 1 भी चम्मच नहीं दूंगा, आपका जो बहुत बड़ा सा डब्बा है आपको उसी से डालना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, पहली दूसरी बार में चाय बना रहे, तो आप तो कम डाल देंगे या फिर ज्यादा डाल देंगे। चम्मच से तो आपको माप पता है, यानी चम्मच की यथार्थता आपको पता है कि आपकी चाय ठीक बना देगी, लेकिन पूरे डब्बे से आपको डालना नहीं आता, क्योंकि उसमें आपको ऊपर से डालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी यंत्र होता है, वो यंत्र उसकी जितनी यथार्थता होगी, तुम्हारे पास जो चम्मच भी यहाँ पर एक यंत्र का कार्य कर रहा है। यंत्र वो होता है कोई भी वस्तु जो हमारे कार्यों में हमें आसानी प्रदान करे, यंत्र कहलाता। आप अगर हाथ से डालते तो क्या नाप कर सकते थे आप उसकी। तो जो आपका चम्मच था उसकी यथार्थता बहुत अधिक थी आपके डब्बे के हिसाब से। जो आपका डब्बा होगा अगर उसमें से डालेंगे तो हो सकता है सारी गिर जाए, या हो सकता है आप बिल्कुल नहीं डाल पाए। परेशानी होगी नहीं होगी, क्योंकि डब्बे में चम्मच में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। इस अंतर को समझना ही बहुत डीप में जरूरी है। तो आपका जो चम्मच है वो आपकी यथार्थता बहुत अधिक है चाय बनाने के लिए, आप चाय सही बना पा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे चम्मच ले लिया जाए और आपको डब्बे से चाय बनवाई जाए तो आप उसमें गलती कर देंगे। कारण क्या होगा कि आपके पास सही यंत्र नहीं है किसी भी चीज को नापने में, यही यंत्र का कार्य होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले हम पैमानों को समझते हैं, कितने प्रकार के पैमाने होते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण लिख दिया था। पैमाना होता है मीटरी पैमाना, जो कि मीटर में नापता है। किसमें नापता है, मीटर में नापता है, यानी कि ये 1 मीटर में ही नापता है चीजों को, और थोड़ा बहुत इसे सेंटीमीटर में भी नाप देता है ना। ये मीटर और सेंटीमीटर में नापता है, यानी कि 1 सेकेंड, ये केवल मीटर में नापता है मीटरी पैमाना जो है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मीटरी पैमाने से किलोमीटर वाली चीजें नापी जाती हैं, कि अगर हमें वहां से लेकर के और बहुत दूर तक की चीजों को नापना है किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, हम वहां पे मीटरी पैमाने का यूज करेंगे जो कि मीटर में नापता है, ठीक है। अब एक पैमाना होगा जो कि सेंटीमीटर में नापेगा, यानी कि उसकी परिशुद्धता क्या होगी, वो सेंटीमीटर में नाप सकता है। फिर कौन सा होगा, मिलीमीटर में, है ना। अब मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे मीटरी पैमाने से, यानी कि इस पैमाने की नाप इतनी है, 1 मीटरी पैमाना, 1 मीटर इतना होता तो नहीं है, आप उदाहरण के लिए समझ सकते कि ये 1 मीटर है। मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे इस मीटरी पैमाने से, यानी कि इसके बीच में कोई भी नंबर बना हुआ नहीं है, ये केवल 1 मीटर ही नाप सकता है। मैं आपसे ये कहूंगी आप ये इसे नाप के दिखा दो। आपने ये उठाया, यहां पर रखा, आपने देखा ये यहां तक आया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सर लगभग ये आधा मीटर है। क्या कहेंगे आप कि सर इससे मैंने इसे नापा तो ये लगभग कितना है, 1/2 मीटर है, लगभग आधा मीटर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई आधा मीटर, श्योर हो क्या आप, बिल्कुल आधा मीटर है। तो आप कहोगे नहीं सर मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई बीच में सेंटीमीटर नहीं दे रखा जिसके आधार पर आपसे कह सकूं कि आधा ही है, आधा मीटर ही है, या कुछ सेंटीमीटर भी है, जैसे 0.5 सेंटीमीटर वगैरह। क्यों नहीं कह सके आप लोग, क्योंकि आपने मीटरी पैमाने से सेंटीमीटर को नापा। अगर आपने एक ऐसी चीज से जिसकी यथार्थता कम है और ज्यादा वस्तु नापेंगे तो क्या होगा, वहां पर आप उस चीज को नहीं नाप सकते। आपकी यथार्थता तो 1 मीटर की थी और आपने 1 मीटर से छोटी वस्तु नापी, तो आपने बता तो दिया कि सर लगभग आधा मीटर है, लेकिन आपने गलती की है। वह गलती ही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। गलती का साइनोनियम ही क्या कहलाता है, हमारा त्रुटि कहलाता है, ठीक है। आपने गलती कब की, जब आपने मुझे ये बताया कि सर आपने जो पैमाना दिया था उस पैमाने की सहायता से हमने इसे जो नापा ये आधा मीटर है, तो आपने गलती कर दी। गलती कब हुई, क्योंकि हमारा जो यंत्र था नापने वाला इसने गलती की। तो इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाएंगी, हमारी यंत्रगत त्रुटियां। क्या कहलाएंगी भाई, यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां वही होंगी जो यंत्रों की सहायता से की जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक त्रुटि। प्रयोगात्मक त्रुटि क्या होती है,
देखो ये प्रयोगात्मक त्रुटि ये होती है कि जैसे कि एक और उदाहरण से, वैसे इसकी डेफिनेशन जो लिखवाई हुई मैं आपको बोल देता हूँ। बच्चों ये मत सोचना कि सर ये क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, ये केवल मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे तो आप इसमें से पढ़ के याद ही कर लेंगे, लेकिन कोई भी चीज दो प्रकार की पढ़ाई होती है हमारे जीवन में। एक तो वो होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं और एग्जाम में करके भूल जाते हैं, वो पढ़ाई हमारे किसी काम की नहीं होती है, और उस पढ़ने से अच्छा होता है कि हम ना पढ़ें। वो मतलब केवल अगर आप मार्कशीट लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो तो नकल करके भी मिल जाती है। आप पूरी साल नहीं पढ़ें, अगर नकल कर लेंगे तो चीटिंग करके लोग पास हो जाते हैं। और दूसरी पढ़ाई वो होती है जो हमारा पूरे जीवन साथ देती है, क्योंकि उसे वो हमारी समझी हुई पढ़ाई होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को समझाऊँ डीपली, ताकि आप कभी भी ना भूलें उन चीज़ों को। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमें थ्योरी अपने पास से खुद लिख सकते हैं बना बना कर भी, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा। फिजिक्स क्या मांगती है? कॉन्सेप्ट मांगती है, आपका सही ज्ञान मांगती है जो आपको एक्चुअल में है उस चीज़ से, है ना। अब इसमें आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है प्रयोगात्मक त्रुटि की, वो ये है, यदि कोई मनुष्य किसी प्रयोग में सफलतापूर्वक करने में असमर्थ रहता है तो वह वहां पर प्रयोगात्मक त्रुटि होती है, जिसे व्यक्तिगत त्रुटि भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, सपोज मैंने आज चाय ही बनाई, और मुझसे चाय बनाना तो बहुत दूर की बात है, गैस जलाना भी नहीं आता, तो क्या मैं चाय बना पाऊंगा? गलती करूंगा चाय बनाने में। चलो ठीक है, मैंने माना गैस जला ली, उल्टा सीधा उसमें सब कुछ डाल दिया और फिर आपको लाकर दे दी, तो आप पियोगे तो क्या कहोगे कि 2 कौड़ी की बनी है, बिल्कुल बकवास है और बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझसे वो काम नहीं आता, मेरी यथार्थता से अधिक है, और फिर भी मैंने उस कार्य को किया। तो इसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही मेरे किसी यंत्र में परेशानी थी। मुझे चम्मच भी बिल्कुल ठीक दिए गए थे चाय बनाने के लिए, और गैस भी ठीक दी गई थी, लेकिन गलती उसमें ना तो चम्मच की थी, ना गैस की थी, ना दूध की थी, ना ही चीनी की थी, किसी चीज की नहीं थी, गलती तो मेरी थी। तो यहाँ पर जिसमें किसी व्यक्ति की गलती होती है और या फिर उससे वो कार्य करना नहीं आता तो उसकी गलती होगी, तो वहां पर प्रयोगात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है, आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसके बाद आता है अल्पतमांक में त्रुटि। अल्पतमांक में त्रुटि भी कुछ पहले अल्पतमांक समझ लेते हैं, उसके बाद में त्रुटि समझ लेंगे। अल्पतमांक होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, अल्प का मतलब होता है कम से कम। कितना अच्छा वर्ड है, कम से कम। समझ में आया? कम से कम यानी कि कोई भी चीज कितना कम से कम नाप सकती है वह उसकी अल्पतमांक कहलाती है। अल्पतम मांक या अल्पतमांक एक ही होती है। बोलता मैं कभी कभी अल्पतमांक हूं, लिखने में हम इसे लिखते हैं, छोटा है कि ये अल्पतम मांग। ठीक है, क्या होता है? अल्पतम मांग यानी कि कम से कम। मांग का मतलब यहाँ पे मापन ही होता है, चीजों को नापना। कम से कम कोई चीज कितनी नाप सकते हैं हम? मीटरी पैमाने से अभी नाप के देखा था हम, सेंटीमीटर को नहीं नाप पाए, तो उसकी अल्पतमांक कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। अगर आप जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, देखना वहां पर सबसे पहले तो 6 इंच का होता है वो, है ना, 6 इंच का होता है और 12 सेंटीमीटर का होता है। 6 इंच का भी नहीं होता शायद, हाँ 6 इंच का ही होता है पक्का, है ना। और शायद कितने सेंटीमीटर का होता है वो? 12 सेंटीमीटर का होता है, आई होप सो। तो उसमें क्या होता है, हम कम से कम इस तरीके से छोटे छोटे बने होते हैं, तो वो जो होते हैं बहुत छोटे, सबसे छोटी वाली जो वहां पर पॉइंट बने होते हैं, लंबी लंबी धारियां बनी होती हैं, उनकी एक दूसरे से दूरी जो होती है आपकी, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, छोटे छोटे जो होते हैं, वो होती है 1 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। अब मैं आपसे कहूं कि आप 1 मिलीमीटर से भी उस स्केल से कम वस्तु को नाप दो, तो क्या आप नाप सकते हैं? आप उस चीज को नहीं नाप सकते। ठीक है, क्योंकि वह 1 मिलीमीटर से कम की वस्तु है, और चूंकि वो 1 मिलीमीटर से कम की वस्तु है, आप उसे नहीं नाप सकते। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि उसकी अल्पतम मांग 1 मिलीमीटर है। समझ में आया सभी की अल्पतम मांग क्या होती है? कोई भी वस्तु जितना कम नाप सके वह उसकी अल्पतम मांग कहलाती है। ठीक है, और फिर आता है अल्पतम मांग में त्रुटि, कि अल्पतम मांग में त्रुटि क्या चीज होती है। तो आपको त्रुटि के बारे में बहुत अच्छे से ख्याल पता है कि त्रुटि क्या चीज होती है। अब हम किसी भी चीज की अगर हम अल्पतमांक से, यानी कोई भी चीज जिसकी अल्पतमांक कितनी है, सपोज सेंटीमीटर अल्पतमांक है उसकी 1 सेंटीमीटर,
और हम आधा सेंटीमीटर नापना चाह रहे हैं तो गलती करेगा नहीं करेगा वो? सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी चीज की सामर्थ्य से अधिक उससे कार्य करवाएंगे तो गलती करेगा। ठीक है, तो अल्पतम मांग की त्रुटि की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ने आप लोग। यह एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंधित होती है। उदाहरण, किसी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मांग 0.01 सेंटीमीटर है, किसी स्क्रू गेज की अल्पतम मांग 0.001 सेंटीमीटर होती है। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट इज स्क्रू गेज? क्या है वर्नियर कैलिपर्स और क्या है स्क्रू गेज? तो चित्र बनाऊंगा मैं यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर्स का और एक स्क्रू गेज का। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर आप लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं तब तो कोई दिक्कत, मतलब खरीद लो बुक्स। उसमें जो होता है वर्नियर कैलिपर्स का चित्र बना हुआ होगा आप सभी के पास। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। बहुत बेकार सा चित्र है लेकिन देखने में ऐसा ही होता है। क्या? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का चित्र तो शायद मैं सोचता हूं बना ही लूंगा। ठीक है, ये होता है स्क्रू गेज। अब आप लोग कहोगे कि सर क्या चीजें हैं ये, क्या है वर्नियर कैलिपर्स, क्या है स्क्रू गेज? तो देखें आप लोग, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज क्या चीजें होती हैं। देखो वर्नियर कैलिपर्स जो है, वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी चीज की माप जो होती है कम से कम कितनी नाप सकते हैं हम? 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर के हम 10वें नहीं बल्कि 100वें भाग को नाप सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के हम हाँ 100वें भाग को नाप सकते हैं। किस चीज से? वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, और इसकी जो अल्पतमांक होती है वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि हम स्क्रू गेज की सहायता से किसी भी चीज के 1000वें भाग को नाप सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर के 1000वें भाग को नाप सकते हैं। किस चीज से? स्क्रू गेज से। और वर्नियर कैलिपर से 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को नाप सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों यंत्र होते हैं। किस प्रकार के यंत्र होते हैं? लंबाई को नापने वाले यंत्र होते हैं। और यहाँ पर इनकी अल्पतमांक कितनी होती है? इसकी अल्पतमांक हम क्या कहेंगे भाई? ये इसकी अल्पतमांक है, कम से कम इतना नाप सकता है। इसकी अल्पतमांक है, कम से कम इतना नाप सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अल्पतमांक समझ में आई होगी। और नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करें वीडियो के नीचे। वीडियो डिलीट करके नई वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल आज के लिए बहुत कुछ हो चुका है। तो इसके आगे आप लोगों को फोटो सेंड किए जाएंगे, तो उसके आगे वहाँ से काम होगा। और न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें होने हैं। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। 2-4 बच्चों की कमेंट है, देख के मूड खराब होता है। कम से कम आप 16-17 लड़कियां हो बायोलॉजी और मैथ की मिला करके, तो सभी लोग कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे। और कमेंट करना नहीं आता है तो आपको एक वीडियो भेजी गई है, सभी को पता है उस वीडियो के बारे में, तो कमेंट किया करो सभी, वरना ऐसा लगता है कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है। और हाँ, सभी लोग अपना वर्क सेंड किया करो। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी, कम से कम मेरे पास 15 लड़कियों का होमवर्क आ जाएगा और कम से कम 15 लड़कों का। ठीक है, तुम जितने भी स्टूडेंट्स हो, लड़कियों में तो आया है 5-6 लड़कियों का होमवर्क, लेकिन लड़कों में किसी का नहीं आया, तो गलत बात है ये। सभी लोग वर्क सेंड करोगे, सभी के सभी। होमवर्क सेंड नहीं करोगे तब तक अगली वीडियो नहीं आएगी। अब